Hey students, myself Janmesh Tyagi. I welcome you on PrepShort, the best channel for one-day examinations. तो लास्ट वीडियोस में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉमन एरर्स, वो भी मिक्स वे में, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड हमारी कॉमन एरर्स हमसे पूछी जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिकली कैसे सोल्व करें, मैंने आपको लास्ट अपने वीडियोस में बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सम मोर टेक्निक्स एंड द टिप्स we would be getting in this lecture। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द डॉग हैज eaten his food। अब इस पार्ट को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ए पार्ट, नंबर 2 बी पार्ट, दिस इज द सी पार्ट, एंड देन नो एरर वुड बी द डी पार्ट। तो सेंटेंस हमारा, द डॉग हैज ईटन हिज फूड, डॉग ने अपना फूड खा लिया है। अब बच्चों देखो, क्या इसमें कोई एरर हमें दिखाई देती है? ध्यान से देखेंगे। द टाइम आई से द डॉग हैज ईटन, भाई ये बिल्कुल बात सही है कि डॉग जो है वो कैसा है, वो बेसिकली हमारा सिंगुलर है। द डॉग हैज, अब ईटन बिल्कुल ठीक है ना, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगे। लेकिन ये लिखा है यहाँ पे हिज फूड, यानी अपना खाना, इसका मीन्स हिज यहाँ पे क्या है, पजेसिव। अब ये पजेसिव है तो क्या हम इसका करेंगे, देखेंगे ध्यान से सब लोग। हिज, या मैं कह दूं आपको हर, ये बेसिकली किसके लिए आते हैं, लिविंग बीइंग के लिए। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, लिविंग बीइंग, और वो भी कौन से, ह्यूमन। तो लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। अब अगर मैं कहता हूं द डॉग हैज ईटन हिज फूड, ये गलत होगा। हमें पता है कि हम अगर किसी भी एनिमल की बात करें तो एनिमल्स के लिए हम बेसिकली जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। और अगर इट का यूज करेंगे तो इसका पॉजिटिव केस क्या बनेगा हमारा, इट वुड बी इट्स। यानी अगर मैं कहता हूं द डॉग हैज ईटन, तो हिज फूड नहीं बल्कि क्या बनेगा, इट्स फूड। द डॉग हैज ईटन इट्स फूड, डॉग ने अपना फूड खा लिया है। तो हमारा आंसर बन गया द डॉग हैज ईटन इट्स फूड। आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे, और इसको हम रब कर देते हैं। तो हमारे यहां पे टिप बनी कि जैसा भी पॉजिटिव केस वहां पे यूज होना है, जिसके अकॉर्डिंग यूज होना है, उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर हम दूसरा करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एरर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली। क्वेश्चन है हमारा, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम so thoroughly, we discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination, on the eve of the examination, क्योंकि हम एग्जामिनेशन की ईव पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट आई फाउंड इट वेरी इजी, दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट, टू वर्क इट आउट। अब गाइस आपको देखना है, इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ये हमारा बन गया पार्ट ए, देन दिस इज द पार्ट बी, देन वी टॉक अबाउट द सी, और ये हमारा बनेगा नो एरर, डी पार्ट। तो क्या हम जान सकते हैं कि इसमें से किस पार्ट में हम बेसिकली एरर को फाइंड आउट या डिटेक्ट करेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, और कोशिश करें फाइंड आउट करने की।
Have you got a sense of the problematic condition? चलिए चेक करते हैं। सेंटेंस है वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया सो थोरोली। थोरोली का मीन्स यहां पे बनता है वर्ब है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की ईव पे, दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट, कि मैंने इसको वर्क करना, इस पे वर्कआउट करना बहुत इजी समझा। समझ रहे बच्चों आप बात को? अब देखो ध्यान से क्या बनेगा। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को देखूं, यहां पे देखिए वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। गाइस डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आएगा, इट हैज बीन यूज्ड सुपरफ्लसली, इसको जबरदस्ती यहां पे यूज किया गया है। इसका मतलब है डिस्कशन हमारा, डिस्कस हमारी जो वर्ब है वो कैसे बनेगी, डिस्कस द प्रॉब्लम, सीधे हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा। वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थोरोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। का मीन्स हमारी गलती यहां पे कहां के है, सुपरफ्लस, अबाउट का यूज। आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर वुड बी ए। तो हमारा यहां पे जो आंसर बनेगा वो ए होगा। तो इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा चेक करते हैं। रेनो इज आ म्यूचुअल फ्रेंड, नो एरर। बहुत छोटा सेंटेंस है लेकिन एक सेंस देता है। क्या सेंस दे रहा है, रेनू इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड, नो एरर, सी पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट। तो ये हमारे यहां पे चार पार्ट गाइस बने हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, रेनू इज अवर म्यूचुअल फ्रेंड, रेनू हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है। अब गाइस अगर मैं कहूं कि म्यूचुअल फ्रेंड होना, तो आपने फेसबुक पे, फेसबुक से लेके और जगहों पे इस म्यूचुअल फ्रेंड को बहुत ज्यादा देखा होगा। लेकिन आप जानते हैं म्यूचुअल बेसिकली क्या है, ये इनफॉर्मल वर्ड है। कैसा वर्ड है, इट इज एन इनफॉर्मल वर्ड। ये फॉर्मल है ही नहीं। एक्चुअली म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, जो करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रेंड के लिए है वो क्या है, कॉमन फ्रेंड। हम क्या बनाएंगे यहां पे, कॉमन फ्रेंड। तो करेक्ट एक्सप्रेशन कॉमन फ्रेंड है। जो म्यूचुअल फ्रेंड वाला वर्ड है या फ्रेज है, ये बेसिकली हमारी रॉन्ग है। इट इज यूज्ड एज अ स्लैंग। तो गाइस इसको मिटा देते हैं और ध्यान रखेंगे कि पर्टिकुलर फ्रेज हम कौन सी करेक्ट वे में यूज कहां कहां पे करते हैं, और अगर उसमें कुछ गलती है इनफॉर्मेलिटी की या फिर कैसी भी, उसको हमें रिमूव करना होगा। लेते हैं एक अलग क्वेश्चन को। एन इंडियन शिप लेडन विद मर्केंडाइज, एन इंडियन शिप laden with merchandise, laden with merchandise, got drowned in the Pacific Ocean, got drowned in the Pacific Ocean। लास्ट पार्ट हमारा बनेगा इसमें नो एरर एज यूजुअल। तो जरा इसको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हमारा बनेगा इंडियन शिप, पार्ट ए। लेडन विद merchandise, पार्ट बी। got drowned in the Pacific Ocean, part C, and this is the part D। अब जरा गाइस
फाइंड आउट करो और देखो जरा इस सेंटेंस में आप कहां पे किसी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं। एन इंडियन शिप, भाई बिल्कुल करेक्ट है, एक भारतीय शिप। लेडन विद, लेडन का मीन्स लदा हुआ, लेडन विद मर्केंडाइज, मर्केंडाइज वाले सामान से लदा हुआ है। गॉट ड्राउंड, डूब गया, गॉट ड्राउंड का मीन्स है डूब गया, इन द पैसिफिक ओशियन, कहां पे डूब गया, पैसिफिक ओशियन में। अब गाइस अगर हम देखें इसमें तो हम किस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी ये है कि जो ड्राउंड यहां पे है ये बच्चों गलत है। एक्चुअली ड्राउन का मीन्स होता है डूबना, लेकिन आप जानते हो किसका डूबना, किसी लिविंग बीइंग का डूबना। भाई कोई आदमी डूब गया है तो हम कहेंगे ड्राउनिंग, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंक की, सिंक, सैंक, संक, डूबना अगेन होता है, लेकिन ये किसका डूबना होता है, नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग का। तो अगर मैं कहूं आपसे एन इंडियन शिप लेडन विद मर्केंडाइज गोट ड्राउंड, ड्राउंड नहीं बच्चों क्या बनेगा, गॉट संक। तो आप यहां पे ड्राउंड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, हम इसमें सेंटेंस को देख पा रहे हैं, सिंक, सैंक, सैंक, ये सैंक ही है, ऐसे बनेगा, गॉट सैंक इन द पैसिफिक ओशियन। का मतलब है हम सिंक वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि हम इंडियन शिप यानी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई लिविंग बीइंग होता तो 100% हम वहां पे क्या लगाते, हम वहां पे ड्राउनिंग का यूज कर रहे होते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको जरा हम रब कर देते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई कुड नॉट पुट अप इन अ हॉर्डल, I could not put up in a hotel because पार्ट बन गया हमारा ए, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एक्सोर्बिटेंट। लास्ट में हम लिखेंगे नो एरर। अब जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये आपका पार्ट डी। तो गाइस जरा देखो ध्यान से और फाइंड आउट करो कि कहां पे आप इसमें एरर देख सकते हैं। आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल, मैं एक होटल में नहीं रुक पाया, बिकॉज द बोर्डिंग एंड द लॉजिंग चार्जेस, क्योंकि बोर्ड करने का और लॉज करने का वहां पे लॉजिंग चार्जेस जो थे वो बड़े ही एक्सोर्बिटेंट थे, बड़े हाई थे। एक्सोर्बिटेंट का मीन एक तरह से एक्सप्लॉइट करने वाले किसी को। गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, जब मैं कहता हूं आपको आई कुड नॉट पुट अप, तो पुटअप के बाद इन होटल नहीं बल्कि क्या बनेगा, एट होटल बनेगा, क्योंकि होटल बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया और वो पर्टिकुलर प्लेस बेसिकली हम कैसे दिखाएंगे, एक लोकेशन की तरह से। तो हम बनाएंगे आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल, ना कि इन अ होटल। यानी हम जब इन कहते हैं तो इन आता है बड़े एरिया के लिए, अ बिग एरिया।
और जब मैं एट कहता हूं तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करता है, स्मॉल प्लेस, है ना कि बड़ा प्लेस, जैसे इन इंडिया, लेकिन एट अ होटल, एट द प्लेटफॉर्म, हम कभी नहीं कहते इन द प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये हमारा आंसर यहां पे बन गया। जरा इसको रब करते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड। क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन रेडियो which was previously controlled the Indian radio which was previously controlled by the British rulers, by the British rulers, by the British rulers, is free now from the narrow vested interest, is free now from the narrow vested interests। ये यहां पे हमारा स्मॉल है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, नो एरर। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं, पार्ट ए बन गया हमारा, पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हमारा बन गया पार्ट डी। तो जरा फाइंड आउट करें बच्चों, क्या कहां पे आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, कहां पे यहां पे एरर हमारी हो सकती है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड, इंडियन रेडियो जो कि प्रीवियसली यानी पहले कंट्रोल की जाती थी बाय द ब्रिटिश रूलर्स, है ना, ब्रिटिश रूलर्स के थ्रू, इज फ्री नाउ। अब वो चीज लिखा है इज फ्री नाउ, ये गलत है ना, इज फ्री नाउ नहीं बल्कि इज फ्री फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। तो नाउ यहां पे गलत बना हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे बनेगा, हम इसको कंप्लीटली बनाएंगे, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम, गलत, इज, नाउ को फ्री के पहले, फ्री को नाउ के बाद, इज, इज नाउ फ्री। क्या बनाएंगे, इसको हटाएंगे,
इसको हम यूज करेंगे यहां, इज नाउ फ्री फ्रॉम, क्योंकि ये फ्रॉम जस्ट इस वर्ब के बाद आए, इज नाउ फ्री फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि बजाय हम नाउ को बाद में और फ्री को पहले करने के, हम इनको आपस में बदल देंगे और हमारा सेंटेंस यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर यहां पे क्या बनेगा, आंसर वुड बी सी। नाउ वी रब इट, हम इसको रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन है हमारा, इट इज हर हु इज टीचिंग इंग्लिश वेल। लास्ट में हम लिखेंगे इसमें नो एरर। सो गाइस आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में, हमारे पार्ट यहां पे क्या है, इट इज हर, पार्ट ए, हु इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश, पार्ट हमारा बन गया बी। देन पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो हमें चारों पार्ट्स में से देखना है कौन सा पार्ट हमारा क्या कह रहा है। इट इज हर, ये वो है, हु इज टीचिंग इंग्लिश वेल। अब बच्चों देखेंगे वेल, वेल हमारा क्या है, दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, तो लास्ट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं इट इज हर, इट इज के साथ में यानी कि इट प्लस वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर वॉज वर, हम अगर कभी भी यूज करते हैं वर्ब टू बी, अगर इट के साथ में वर्ब टू बी आए तो गाइज हम यहां पे प्रोनाउन का कौन सा केस लेते हैं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमारा यूज हुआ। यानी हम यहां पे बनाएंगे इट इज हर नहीं, इट इज शी। तो सेंटेंस बनेगा इट इज शी, ये वो है, हु यानी कौन, वो शी, हु इज, अब शी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सही होगी, हु इज टीचिंग इंग्लिश वेल। गलती हमारी कहां पे निकली, आंसर ए में। तो इसका जो हमारा स्टार वाला पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि इट के साथ कभी भी वर्ब टू बी आए, इज एम आर वूजवर आए, तो हम उसमें बाद में प्रोनाउन का बच्चों सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ना कि हम वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इसको रब करते हैं और लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस बना हमारा, द टू सिस्टर्स वर quarreling one another in public, no error। हमने इसको डिवाइड किया, द टू सिस्टर्स पार्ट ए, वर क्वारलिंग पार्ट बी, वन अनदर इन पब्लिक पार्ट सी, और ये हमारा पार्ट बनेगा डी। तो गाइस फाइंड आउट करें कहां पे आप गलती को कैसे कैच कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, बड़े ध्यान से देखें, फाइंड आउट करो वेयर इज द एरर, एरर हमारी कहां पे है। सो हम बोलेंगे द टू सिस्टर्स वर क्वारलिंग, द दो बहनें
लड़ रही थी। अब गाइस आप देखेंगे यहाँ पे दो, वन अनदर। वन अनदर क्या है हमारा, ये हमारा एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये गाइस दो होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर, राइट। ये जो ईच अदर है ये बेसिकली आता है सिर्फ और सिर्फ दो के लिए, अगर दो के बीच में कोई बात हो, कोई रिलेशनशिप हो। लेकिन ये आता है अक्सर दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। सो ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। सो आप देखेंगे द टू सिस्टर्स वर क्वारलिंग। अब गाइस ये वन अनदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ईच अदर, ईच अदर इन पब्लिक। सो हमारी गलती हमें कहां पे मिली, हमारी गलती बैठती है यहां पे पार्ट सी में। तो पार्ट सी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम रख देते हैं। सेंटेंस है हमारा, रीना इज क्लेवरर देन, सेंटेंस है हमारा, रीना इज मोर क्लेवरर देन सुनीता। ध्यान से देखो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हमारा बनेगा पार्ट डी। करेक्ट गाइस, जरा फाइंड आउट करो। हम यहां पे इस सेंटेंस में जो कि कंपैरिजन को शो कर रहा है, एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, कहां पे हम गलती को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्ट करने से बच्चे आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। तो अगर आप इसमें डिटेक्ट करते हैं तो 100% आंसर आपका है रीना इज मोर क्लेवरर। देखो रीना और सुनीता के बीच में कंपैरिजन है, देन भी आ गया। लेकिन ये जो लिखी है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, हमें पता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। लेकिन अगर हमारे पास क्लेवर है तो ये क्या डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। कि कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, 100% क्लेवरर होगी। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, क्लेवरेस्ट होगी। अब गाइस जब हमारी ये डिग्री क्लेवरर बन रही है कंपैरेटिव, यानी दो के बीच में कंपैरिजन, तो हम कभी भी इसके पीछे मोर का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि मोर का यूज सिर्फ और सिर्फ उन एडजेक्टिव्स के पहले होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए जिनमें हम ईआर ईएसटी मतलब ईआर से कंपैरेटिव नहीं बनाते, या फिर ईएसटी से उनका सुपरलेटिव नहीं बनाते। जैसे अगर मैं कहूं आपको हैंडसम, अगर मैं कहूं आपको ब्यूटीफुल, तो गाइस हम कभी भी हैंडसमर या ब्यूटीफुलर नहीं बनाते। क्या कहते हैं, मोर हैंडसम, हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल। ठीक है जी। या फिर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव इनका बनाते हैं मोस्ट हैंडसम, या फिर हम कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये हमारी इनकी डिग्रीज बन गई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो गाइस आज के सेशन में, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होप्स सो कि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को गेट कर पा रहे हैं। इनके पीछे आने वाली जो एरर्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, उनको आप बढ़िया से डिटेक्ट कर पा रहे हैं।
तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बढ़िया से तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।